हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स एंड साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे रॉल्स लॉ। ओके, सो पहले हम बात करते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। तो हम यहाँ पे वेपर प्रेशर एक तो प्योर लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा हम लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। किसी भी एक सॉल्वेंट का अगर वेपर प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है या डिफाइन करना है तो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। So what is vapor pressure of a liquid? Vapor pressure, ठीक है। So what is vapor pressure? इसको हम पहले एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, फिर हम डिफाइन करेंगे। तो सपोज हमारे पास एक वेसल है, उस वेसल में हमने एक प्योर लिक्विड लिया हुआ है, यहाँ पे हमने एक लिक्विड लिया हुआ, ओके। और इस लिक्विड को हम यहाँ पे इस क्लोज्ड वेसल में पड़ा रहने देते हैं सो दैट कि इसमें इसका जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अगर चेंज होगा तो इसमें से वेपर बनेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ से लिक्विड मॉलिक्यूल वेपोराइज करेंगे और इस एम्प्टी स्पेस में जाएंगे, ठीक है। विद द टाइम ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे वेपर फेज में बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और अल्टीमेटली क्या हो, कंडेंस कर जाएंगे। अब इस लिक्विड से वेपर में जाना दैट इज नोन एज वेपोराइजेशन, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है दैट इज वेपोराइजेशन। अब जब वो वेपर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, कंडेंस होंगे और वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो वापस वो क्या है, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। तो मीन्स यू कैन से दैट कि वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन ये दो प्रोसेस हैं जो हमेशा एक दूसरे के रिवर्सिबल रहते हैं, ठीक है। वेपोराइजेशन होती है, फिर कंडेंसेशन होती है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए, ठीक है। विद द वेपोराइजेशन एंड द कंडेंसेशन दे कम्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब ये वेपर्स इस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे उस टाइम जो बाकी बचे मॉलिक्यूल्स होंगे वेपर फेज में वो क्या करेंगे, इसकी सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट करेंगे, ठीक है। उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो हम क्या डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, ठीक है। सो क्या डिफाइन करते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दीज वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, ठीक है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब ये वेपर मॉलिक्यूल्स एक लिक्विड की सरफेस के ऊपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, किस लिक्विड की सरफेस के ऊपर, जिसके साथ वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। अब क्योंकि हमने यहाँ पे एक लिक्विड लिया है, एक सॉल्वेंट लिया है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्लियर? अब कौन कौन से पैरामीटर पे ये वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। क्लियर? सो सबसे पहला जो फैक्टर है जिसपे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो डिपेंड करता है दैट इज द नेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है, नेचर ऑफ अ लिक्विड। अब इससे हमारा क्या मतलब है, मीन्स कि हर लिक्विड की अपनी अपनी टेंडेंसी है, अपना अपना वेपर प्रेशर है। वो क्यों? ये वेपर प्रेशर जो डिपेंड करता है दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इस लिक्विड मॉलिक्यूल्स में जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना वो एक दूसरे को बाइंड करके रखेंगे और उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। और जितनी हम कह सकते हैं इसका उल्टा कि अगर इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक हैं, इन दैट केस दे विल नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, so they will have the tendency to go into the vapor phase, ठीक है। so more and more molecule will go into the vapor phase। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। सो वी कैन से दैट द लिक्विड्स और द सॉल्वेंट्स विच हैव द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन बिटवीन देम, ठीक है, उस केस में दे विल हैव द हायर वेपर प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं डाई इथाइल ईथर की, CH3 CH2O
CH2CH3, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर वाटर से ज़्यादा होता है। वो क्यों? क्योंकि वाटर में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और डाइथाइल ईथर में क्या होती है हमारे पास, लंडन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। अब वीक वंडरवाल फोर्सेस जो है वो बहुत ही वीक होती हैं एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी वजह से ईथर मॉलिक्यूल एक दूसरे को स्ट्रांगली बाइंड नहीं कर पाते हैं और वो इजीली एस्केप हो जाते हैं, ठीक है। जितने इजीली एस्केप होंगे फ्रॉम द लिक्विड इनटू द वेपर फेज, उतना ज़्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और उतना ज़्यादा क्या होगा, उनका वेपर प्रेशर होगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट जो फैक्टर है जिसपे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, दैट इज द टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर क्या है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक है। एक लिक्विड जिसका टेम्परेचर लो है, दूसरा लिक्विड, सेम लिक्विड अगर वो हाई टेम्परेचर पे है, तो वहाँ पे विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद द हायर टेम्परेचर, उस लिक्विड के वेपर्स क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे, और वहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने वाटर ले लिया, एक हमने नॉर्मल टैप वाटर ले लिया, दूसरा हमने थोड़ा सा वार्म वाटर ले लिया। अब वार्म वाटर में से हमारे में वेपर्स जो है साफ साफ दिखाई देंगे, वो निकल रहे हैं, वेपर में जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम उसको वेसल को क्लोज कर देते हैं तो वहाँ पे उसका प्रेशर लगेगा, वहाँ पे वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। बट क्योंकि पानी दूसरी साइड पे ठंडा है, नॉर्मल वाटर है, तो वहाँ पे वेपर प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। क्लियर है? तो टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा रोल है। अब बात करते हैं हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। अब यहां पे हमने बात करनी है लिक्विड सॉल्यूशंस की। हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो लिक्विड सॉल्यूशंस हैं वो हम ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। अब लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? लिक्विड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। सॉल्वेंट इज लिक्विड, ओके। और सॉल्यूट क्या रहेगा हमारा, सॉल्यूट कैन बी अ गैस, solute can be a liquid, और solute can be a solid, ओके। अब जो गैस वाला सॉल्यूशन है, मीन्स जिसमें गैस क्या एज ए सोल्यूट एक्ट कर रही है, वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिटेल में स्टडी किया था। अब यहाँ पे हम दो सॉल्यूशंस लेंगे। एक तो है जिसमें सॉलिड एज ए सोल्यूट एक्ट करेगा, और दूसरे में लिक्विड जो है एज ए सोल्यूट एक्ट करेगा। मीन्स सॉल्वेंट तो दोनों में क्या है, लिक्विड है, ठीक है। सो वन सॉल्यूशन इन विच द सॉलिड इज प्रेजेंट इन लिक्विड, ठीक है। एक हमारे पास ये लिक्विड सॉल्यूशन हुआ, दूसरा लिक्विड सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लिक्विड सॉल्वेंट, ओके। दीज टू टाइप ऑफ सॉल्यूशंस वी विल स्टडी इन डिटेल, क्लियर। सो अब सॉलिड जो है, यहाँ पे हम जो सॉलिड्स हैं वो सॉलिड कंसिडर करेंगे जो वेपर फेज में इजीली नहीं जा पाते। तो उन सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, उन सॉल्यूट्स को हम क्या कहते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स, ठीक है। द सॉल्यूट्स विच आर नॉट easily go into the vapor phase, they are known as the non volatile solutes। और जहाँ पे सॉल्यूट हमारा easily वेपर फेज में जा सकता है उसको हम बोलते हैं वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। अब ये जो हमने सॉल्वेंट लिए है ये वोलाटाइल ही होते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पे वोलाटाइल ही लेंगे। मीन्स इफ वी टेक अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इन दैट केस सॉलिड मे बी अ नॉन वोलाटाइल बट द लिक्विड विल बी वोलाटाइल। बट अगर हम लेते हैं लिक्विड इन लिक्विड, इन दैट केस बोथ द लिक्विड्स मे बी वोलाटाइल, क्लियर। सो पहले हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस मीन्स ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें हमारा जो सॉल्यूट है दैट इज वोलाटाइल, ठीक है। और यू कैन से द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल लिक्विड और वोलाटाइल सॉल्यूट, क्लियर है।
अब सपोज हमारे पास यहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें दोनों कंपोनेंट ही क्या है, वोलाटाइल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिए हुए हैं और दोनों के दोनों ही क्या है, वोलाटाइल है। उस केस में क्या होगा कि दोनों के वेपर्स जो है इस फेज में जाएंगे, एम्प्टी स्पेस में जाएंगे, और वहाँ पे जो वेपर्स हमें मिलेंगे उसमें मॉलिक्यूल कौन कौन से होंगे, सल्यूट मॉलिक्यूल्स भी होंगे और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी होंगे। तो उस टाइम पे जब इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो उस टाइम पे जो वेपर्स इसकी सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो लेट इट बी रिटन एज P। ओके, सो अब इसमें क्या है, हमारे पास कंपोनेंट सल्यूट के भी हैं, कंपोनेंट सॉल्वेंट भी है। ठीक है, सो लेट द कंपोनेंट A इज नोन एज द सॉल्वेंट एंड कंपोनेंट B इज नोन एज द सल्यूट। ठीक है, हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि एक कंपोनेंट A है जो कि सॉल्वेंट है, कंपोनेंट B है जो कि सल्यूट है। उस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स A के भी होंगे और B के भी होंगे, और उन वेपर्स के कारण क्या होगा, टोटल एक वेपर प्रेशर आएगा जो कि कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वो वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमें याद करना होगा जो हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। वो क्या कहता है कि द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज। ठीक है, अगर हमारे पास है एक मिक्सचर तो उसमें जो टोटल प्रेशर होगा उस मिक्सचर का, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। तो वही प्रिंसिपल हम यहाँ पे लगाते हैं कि द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द बोथ द कंपोनेंट्स। क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास दो ही कंपोनेंट्स हैं, बाइनरी सॉल्यूशन हमने लिया। ठीक है, एक कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट है, दूसरा हमारा सॉल्यूट है। क्लियर? तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? अब यही चीज क्वांटिटेटिवली रॉड्स ने डिस्कस की थी। तो उसने क्या बोला था कि किसी भी सॉल्यूशन में जो एक कंपोनेंट है, कोई भी एक कंपोनेंट हम ले लेते हैं, सपोज हम सॉल्वेंट ले लेते हैं। अगर एक कंपोनेंट हमने सॉल्वेंट का डिस्कस किया है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट विल बी equals to the product of mole fraction of that component in the solution and the partial pressure of that component in the pure form। means कि अगर हम कंपोनेंट A को अलग से यहाँ पे वेपोराइज होने देते हैं और उसका वेपर प्रेशर जो यहाँ पे बनेगा, ठीक है, सपोज ये कंपोनेंट A है तो वहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट इज नोन एज PA नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंपोनेंट है सिर्फ A ही कंपोनेंट है तो उसका जो प्रेशर रहेगा दैट इज नोन एज PA नॉट। अब क्योंकि ये प्योर है इसलिए दैट इज नोन एज PA नॉट। ओके, एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन is equal to the mole fraction of that component into the partial pressure of that component in the pure state। तो ये रोड्स ने डिस्क्राइब किया था कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों ही वोलाटाइल हैं, सॉल्यूट भी एंड सॉल्वेंट भी, जब वहाँ पे वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा उस सॉल्यूशन का, दैट विल बी बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट एज वेल एज द सॉल्यूट। और उसमें अगर हम एक कंपोनेंट, चाहे वो सॉल्यूट चाहे वो सॉल्वेंट, अगर हम किसी का भी वहाँ पे डिटरमिन करना चाहते हैं वेपर प्रेशर क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, दैट इज गिवन बाय रॉड्स and that is equal to the mole fraction of that component in the solution into the vapor pressure of that component in the pure state। means अगर हम उसके mole fraction को उस कंपोनेंट के प्योर स्टेट में जो प्रेशर है उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये पार्शियल वेपर प्रेशर आ जाएगा जो कि सोल्यूशन में होगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम बात करते हैं भी सॉल्यूट जो कि वोलाटाइल है, उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा इस सोल्यूशन में दैट इज गिवन बाय XB into the partial vapor pressure of solute in the pure state। means अगर सेम हम B जो solute है हमारा उसका भी इस तरीके से अगर हम वेपर प्रेशर निकालते हैं तो that will be PB नॉट होगा। ठीक है, उस PB नॉट को हम उस solute का जितना मोल फ्रैक्शन इस सोल्यूशन में है उससे मल्टीप्लाई करें तो हम उसका जो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे होगा वो हम डिटरमिन कर सकते हैं। क्लियर है? अब हमारे पास एक तो फॉर्मूला ये रहा, दैट इज P इज इक्वल टू PA प्लस PB, और दो इक्वेशन हमारे पास ये हैं जो कि पार्शियल वेपर प्रेशर
रिप्रेजेंट कर रही हैं सल्यूट एंड सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे अगर हम PA और PB की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, टोटल वेपर प्रेशर विच इज इक्वल टू XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट। ओके, नाउ वी नो दैट the sum of the mole fraction of all the components is always equal to 1। ये हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है सेकंड लेक्चर में जब हमने मोल फ्रैक्शन को डिस्कस किया था, तब हमने बताया था कि XA प्लस XB प्लस XC जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका सबका सम किसके बराबर रहेगा, 1 के बराबर रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो ही कंपोनेंट्स हैं तो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स विल बी इक्वल टू 1। क्लियर? सो यहाँ से हम XA की अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, दैट विल बी 1 माइनस XB। अब इस वैल्यू को हम दैट इज XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB अगर हम यहाँ पुट करते हैं सो हमारे पास द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 1 माइनस XB इंटू PA नॉट प्लस XB इंटू PB नॉट आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर सो वी विल हैव द PA नॉट माइनस XB PA नॉट प्लस XB PB नॉट। क्लियर? अब क्योंकि यहाँ पे XB कॉमन है तो हम XB को बाहर ले लेंगे, सो हमारे पास जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का, दैट विल बी इक्वल टू PA नॉट प्लस XB इंटू PB नॉट माइनस PA नॉट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन which can be easily calculated by putting all the vapor pressure of liquid as well as of the solute in the pure state, and we can take the mole fraction of solute in the solution। तो वहाँ से हम टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। अब इसको हम ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन थी दैट इज PA इज इक्वल टू XA PA नॉट। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास PB इज इक्वल टू XB PB नॉट। ओके, अब सपोज अब यहाँ पे हम ग्राफिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे हम ग्राफ ले रहे हैं, इस साइड पे हमने ले लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B विल बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे XA विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा और XB इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मीन्स इस एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। वी आर टेकिंग द मोल फ्रैक्शन ऑन द एक्स एक्सिस एंड वेपर प्रेशर दैट इज P along the y एक्सिस। ठीक है, सो अब क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन रिप्रेजेंट हो रही है हमारे पास दैट इज y इज इक्वल टू mx। ठीक है, अब x की जगह पे क्या आ रहा है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन आ रहा है, और PA क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारे पास m रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अब when we have the XA is equal to 1, in that case XB is equal to 0 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, PA is equal to PA नॉट। ठीक है, मीन्स अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्वेंट का है और सॉल्यूट नहीं है, तो मीन्स वहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली दी सॉल्वेंट पार्टिकल्स। यही हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो उस केस में मान लेते हैं कि ये वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, दैट इज PA नॉट। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड केस हम लेते हैं व्हेन XA इज इक्वल टू 0 XB इज इक्वल टू 1। उस केस में यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी 0 और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, PB नॉट। ठीक है, इन दैट केस वी टेक द PB नॉट हियर। क्लियर? अब when the XA is equal to 1 है उस केस में हमारी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। when XA is equal to 0 है तो मीन्स वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही है। तो उस केस में हमारा जो ग्राफ रहेगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। क्लियर? एंड दैट इज इक्वल टू PA विच इज इक्वल टू XA PA नॉट। क्लियर? सिमिलरली when the XB is 0 ये PB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एट XB इज इक्वल टू 0 PB इज 0।
ठीक है, तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स बी इज इक्वल टू 0, क्लियर। एंड व्हेन एक्स बी इज इक्वल टू 1, उस केस में क्या होगा, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा। और यू कैन से कि एज द वैल्यू ऑफ एक्स बी गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड बिकम्स एक्स बी इज इक्वल टू 1, इन दैट केस द पी बी है दैट विल बी इक्वल टू पी बी नॉट, मीन्स ये ग्राफ कैसे जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ से ऐसे जाएगा, क्लियर। सो दैट विल बी इक्वल टू पी बी विच इज गिवन बाय एक्स बी एंड पी बी नॉट, क्लियर। And we have one more equation, that is P is equal to XA PA naught plus XB PB naught, ठीक है। अब जैसे जैसे XA की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज करती जाएगी और XB की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, P की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आती रहेगी जो यहाँ से यहाँ तक जाएगी। सपोज अब मान लेते हैं कि पी ए नॉट वैल्यू जो है वो दैट इज 100 एंड पी बी जो है दैट इज 200 और एक्स ए की वैल्यू क्या है, इनिशियली हमारे पास 1 है, सो दैट विल बी 1 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 200, सो दैट विल बी इक्वल टू 100। तो ये 100 क्या है, पी ए नॉट, तो मीन्स हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके। कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम दी पी ए नॉट, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लेते हैं कि हमने एक्स ए की वैल्यू डिक्रीज कर दी, लेट इट बी 0.8, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.8 इंटू 100 प्लस उस टाइम पे एक्स बी की वैल्यू क्या रहेगी 0.2, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है 1 होता है, तो एक्स बी की वैल्यू क्या है 0.2 एंड पी बी नॉट इज 200, उस केस में दैट इज 80 एंड ये कितना हुआ 40, ठीक है। सो टोटल इज 120, तो मीन्स उस केस में जो पार्शियल टोटल प्रेशर जो है दैट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 100 टू 120। एंड एक केस और हम लेते हैं जहां पे एक्स ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 0, ओके, और यू कैन से दैट इज 0.2 व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स ए मीन्स यहाँ कहीं पे होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या था हमारे पास 0.8 था, अब यहाँ पे क्या है 0.2 है, ठीक है। उस केस में व्हेन एक्स ए इज 0.2 तो वेपर प्रेशर कितना है 100 प्लस उस केस में एक्स बी कितना रहेगा 0.8 और वेपर प्रेशर कितना है उसका दैट इज 200, तो टोटल कितना हो जाएगा दैट विल बी 20 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 160, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ 180, तो मीन्स ये वैल्यू कहाँ रहेगी, यहाँ कहीं रहेगी। तो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है और ये वैल्यू हमारी यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ठीक है। एंड दैट रिप्रेजेंट दी टोटल वेपर प्रेशर विच इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों ही वोलाटाइल हैं, उस केस में टोटल वेपर प्रेशर जो है हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय टेकिंग द सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ दी कंपोनेंट्स। और रॉड्स लॉ क्या कहता है, अभी किसी भी एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर अगर हमें सॉल्यूशन में निकालना है, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन एंड द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट, ठीक है। वहां से हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशंस इन विच द सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, और उस केस में भी हम रॉड्स लॉ को डिस्कस करेंगे भी उस केस में जो रॉड्स लॉ वो कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम डिस्कस करते हैं, क्या फॉर्मूला रहता है, क्या इक्वेशन हमारी बनती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।